दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है हायर पेंशन को लेकर, तब से ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है सारे पीएफ पेंशनर्स के लिए कि हायर पेंशन में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो क्लियरिटी है वो अभी तक ईपीएफओ डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दी गई है। और जो ऑप्शन अवेलेबल है वो भी केवल जो 2014 से पहले जो रिटायर्ड हुए उनके लिए ही अभी तक अवेलेबल है। नए जो करंट एम्प्लॉइज है उनके लिए क्या ऑप्शन है, किस तरह से उनको जॉइंट डिक्लेरेशन भरना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, अभी तक उसका कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो ईपीएफओ डिपार्टमेंट द्वारा दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये निकल कर आ रहा है कि हमें हायर पेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर लेते हैं तो उसमें क्या फायदे हैं और नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सारे पीएफ जो मेंबर हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, जो पुराने हैं पेंशनर्स, उनके लिए क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेकर पूरा कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे कि अगर हम हायर पेंशन पर जाते हैं तो हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और अगर नहीं लेते हैं तो क्या फायदा और नुकसान है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल में होने वाला है, अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिए, आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी हायर पेंशन को लेकर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए मानकर चलते हैं कि एक एम्प्लॉय है जिसकी डिटेल कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम मान के चले उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी है 14 अक्टूबर 1974 को उसने जन्म लिया। क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट के समय ये डेट ऑफ बर्थ काम आती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसने 1/11/1999 यानी 1 नवंबर 1999 को उसने कंपनी ज्वाइन किया, यानी तब से उसका पीएफ कटना चालू हुआ। डेट ऑफ रिटायरमेंट जो होगी वो 31 अक्टूबर 2032 आ रही है 1974 के हिसाब से, यानी वो 58 साल का हो जाएगा 2032 में। तो ये रिटायरमेंट की एज है। अब हम मान के चल रहे हैं पेंशनेबल सर्विस कितनी हो जाएगी, 35 ईयर्स निकल कर आ रही है, यानी 1999 से 2032 तक 35 ईयर्स। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 33 ईयर्स ही होते हैं। दरअसल दोस्तों, पेंशन ईपीएस 95 का एक रूल है कि अगर आपकी 20 साल से ज़्यादा सर्विस हो जाती है तो 2 साल ईयर बोनस दिया जाता है, यानी कि अगर 20 साल से ऊपर आपकी सर्विस हो गई है पेंशनेबल तो 2 साल आपको एडिशनल बोनस दिया जाएगा। तो इस तरह से 33 + 2 यानी 35 ईयर्स हो जाता है। अब हम मान के चलते हैं एवरेज सैलरी बेसिक प्लस डीए, क्योंकि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिक और डीए पे ही करता है। फॉर द लास्ट 60 मंथ जो होगा वो 1,94,000 हम मान के चल रहे हैं 2032 में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2032 की बात हो रही है जब वह एम्प्लॉय रिटायर करेगा। उस समय हम मानकर चलते हैं उसकी जो बेसिक प्लस डी है वो 1,94,000 है। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, उस समय 1,94,000 होने वाली है। अब एक्चुअल सैलरी रिसीव जो हमें मिली है नवंबर 1999 से अक्टूबर 2032 जब वो रिटायर्ड हो गया, यानी ज्वाइनिंग से रिटायरमेंट तक जो बेसिक प्लस डीए है वो करीबन 2,64,96,000 इकट्ठा हुआ है पीएफ में, यानी कि 2,64,96,000 टोटल पीएफ कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है पीएफ डिपार्टमेंट के पास में उसकी सैलरी का। तो अब हम यहाँ निकाल कर चलते हैं जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 12% जो होता है वो 2,64,96,000 का होता है। वो 12% करेंगे तो 31,79,520 रुपये। तो ये एक डिटेल है, हम एग्जाम्पल के लिए लेकर चल रहे हैं। तो ये उसकी डिटेल है, यानी जो टोटल सैलरी कंट्रीब्यूशन हुआ है वो वेजेस का वो 2,64,96,000 है, और उसका 12% जो पीएफ में जमा हुआ है वो 31,79,520 रुपये है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कवर करते हैं हम पेंशनेबल सैलरी एंड कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस इफ नॉट गो फॉर हायर पेंशन। पहले हम एग्जाम्पल ये समझते हैं कि अगर वो हायर पेंशन के लिए नहीं जाता है, ये एम्प्लॉई हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करता है, तो उसकी पेंशन कितनी बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीरियड है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे, पेंशनेबल सैलरी, मंथली पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा और टोटल पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, ये हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, नवंबर 1999 जब से उसने ज्वाइनिंग किया तो सितंबर 2001 तक जो कि 23 महीने होते हैं, और उस समय जो पेंशनेबल सैलरी वेज सीलिंग थी वो
5,000 रुपये थी। तो इस हिसाब से 5,000 का यहाँ पर हम 8.33 लेंगे तो वो 417 रुपये आता है। तो 23 महीने होते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 23 महीने को 417 से इंटू करेंगे तो 9,591 रुपये हमारे पास में निकल कर आते हैं। इसके बाद में अक्टूबर 2001 से अगस्त 2014 तक होते हैं 155 यानी 155 मंथ्स होते हैं। और उस समय जो वेज सीलिंग थी ईपीएस की वो थी 6,500। तो 6,500 का 8.33 हम लेते हैं तो 542 यानी 542 रुपये आता है। तो इस 542 को 115 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 84,010 रुपीज़। तो इस पीरियड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन पीपीएस में ईपीएस में जमा हुआ है वो 84,010 रुपीज़ है। अब सितंबर 2014 टू अक्टूबर 2032 के लिए हम कैलकुलेशन लेते हैं तो वो अब जो हमें पता है कि सितंबर 2014 के बाद में जो पेंशनेबल सीलिंग थी वो बढ़ाकर 15,000 कर दी गई थी। तो 15,000 का 8.33 यानी 1,250 रुपये हर महीने जमा रहा। और कितने महीने होते हैं? 206 महीने होते हैं इस पीरियड से इस पीरियड के दरमियान। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन बनता है हमारा मोटा मोटी तौर पर 2,57,500 2,57,500। तो हम सबको ऐड कर देते हैं 9,591, 84,010 और 2,57,500 को हम ऐड करते हैं तो ये करीबन आता है 3,51,101। ये हम एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं, यानी कि अगर ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय हायर पेंशन के लिए नहीं जाता है तो टोटल जो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो इतना रहने वाला है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप आसानी से समझिए, थोड़ा मैं क्लियर करके समझा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए कि हमें हायर सैलरी के लिए जाना चाहिए, हायर पेंशन के लिए जाना चाहिए या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पेंशन कैलकुलेशन। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने हमने दोनों ऑप्शन ले लिए। गो फॉर हायर पेंशन, अगर हम हायर पेंशन के लिए जाते हैं तो क्या होगा सिनारियो, और अगर हायर पेंशन में नहीं जाते हैं तो क्या पेंशन बनने वाली है वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए पेंशनेबल सैलरी जो हमने पहले बात की थी 1,94,000 जो है वो पेंशनेबल सैलरी रहने वाली है जब वह रिटायर्ड करेगा 2032 में, तब जो पेंशनेबल सैलरी है वो ये रहने वाली है। तो फॉर्मूला जो कहता है पेंशन कैलकुलेशन का, जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला होता है पेंशनेबल सैलरी जो है 1,94,000, पेंशनेबल सर्विस कितनी होगी जो हमने कैलकुलेट करी थी 35,000, जो हमने यहाँ पे देखिए 35 ईयर्स, 33 + 2 35 ईयर्स, तो 35 ईयर डिवाइडेड बाई 70 ये पेंशन का फॉर्मूला है। तो इसको हम करेंगे तो जो पेंशन निकल कर आएगी वो आएगी 97,000 पर मंथ। यानी रिटायरमेंट में अगर ये पर्टिकुलर एम्प्लॉई हायर पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो उसकी जो पेंशन बनेगी आफ्टर 58 ईयर्स वो बनेगी 97,000 रुपीज़ पर मंथ। अब दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं कि अगर यही एम्प्लॉई हायर पेंशन के लिए नहीं जाता, नॉट गो फॉर हायर पेंशन, देन पेंशनेबल कैलकुलेशन कैसे होगी। जो वेज सीलिंग है हम मान के चलने देखिए 5,000, 6,500 और 15,000, क्योंकि वो उसने हायर सैलरी पर अगर वो अप्लाई नहीं करता तो ये पेंशनेबल वेजेस रहेगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखिए इस तरह से फॉर्मूला बनेगा 5,000 इंटू 23 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12, तो ये 1 मंथ का आएगा, प्लस 6,500 इंटू मल्टीप्लाई 155 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, तो पर मंथ का आएगा, प्लस 15,000 इंटू 206 डिवाइडेड बाई 12, और आपको इसको डिवाइड कर देना 70 से। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 5,015 रुपीज़। यानी 58 साल के बाद में यदि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय हायर पेंशन के लिए नहीं जाता है तो 5,015 रुपये ही नॉर्मल केस में उसकी पेंशन बनने वाली है। तो देखिए दोस्तों डिफरेंस अगर हम देखें पेंशन अमाउंट पे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 97,000 और कहाँ पर 5,015 रुपये। तो ये है पेंशन कैलकुलेशन अगर हायर सैलरी पेंशन पर जाते हैं और नहीं जाते हैं। तो लेकिन इसके लिए अब होगा क्या, हमें जो पीएफ जो फंड है उसमें क्या डिफरेंस होगा, क्या हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम अमाउंट टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम ईपीएफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएस। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इसमें एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का कोई योगदान नहीं है। जैसा कि हमें पता है जो
ईपीएस पेंशन फंड में जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो एम्प्लॉयर के 12% से जाता है, इसलिए एम्प्लॉय का जो 12% है वो एज इट इज रहने वाला है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होने वाली है। जो भी कुछ होगा वो एम्प्लॉयर के 12% पर ही होने वाला है। तो चलिए यहाँ भी हम देख लेते हैं, अगर हायर पेंशन पर जाते हैं तो क्या होगा और नहीं जाते हैं तो क्या होगा। अब देखिए जो एक्चुअल सैलरी हमने पहले देखी थी कितनी थी, 2,64,96,96,000। ये जो सैलरी उसकी पूरी जमा होने वाली है इस पूरे उसके 35 ईयर्स पीरियड के दरमियान। तो अब टोटल ईपीएफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये होगा 12% ऑफ इसका, यानी 2,64,96,96,000 का जो 12% होता है वो 31,79,520 रुपये टोटल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जमा होता है पीएफ फंड में। अब अगर वो हायर पेंशन के लिए जाता है तो 8.33% ऑफ 2,64,96,000 का, यानी कि जो निकल कर आता है 22,07,118 रुपये, 22,07,118 रुपीज़ डाइवर्ट होगा ईपीएस फंड में। यहाँ से ये डाइवर्ट होके ईपीएस फंड में जाएगा, तभी आपकी हायर पेंशन कैलकुलेट होगी। अब इस हिसाब से देखें तो जो बैलेंस बच जाएगा आपके ईपीएफ फंड में, जो एम्प्लॉयर का ईपीएफ फंड है उसमें जो बैलेंस बच जाएगा इसको माइनस करके ये करेंगे तो 9,72,402 ये अमाउंट आपका बैलेंस बचेगा आपके ईपीएफ फंड में। क्योंकि ये वाला आपको, अगर आप हायर पेंशन पर जाएंगे तो ये वाला फंड आपके ईपीएफ अकाउंट से डाइवर्ट करके आपके ईपीएस फंड में डाल दिया जाएगा, तो ये आपका बैलेंस बचेगा ईपीएफ फंड में। अब अगर आप नहीं जाते हैं, ये पर्टिकुलर एम्प्लॉई हायर पेंशन के लिए नहीं जाता, तो देख लेते हैं वही एक्चुअल पे जो सैलरी है वो 2,64,96,000 ही है, उसका 12% वही निकल के आ रहा है 31,79,000। और अब यहाँ पर देखिए जो ईपीएस फंड में जो नॉर्मल केस में है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा था ये वाला अमाउंट जो नॉर्मल केस में जमा होता है 3,51,000, वही नॉर्मल केस में ईपीएस में जाएगा जो वेज सीलिंग के हिसाब से। तो इस केस में आपके ईपीएफ फंड में जो अमाउंट है वो जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका पेंशन में अमाउंट कम गया है। तो 28,28,419 रुपीज़ ये आपके बैलेंस फंड में रहेगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का। तो जब आप रिटायर्ड होंगे, अगर आप हायर पेंशन लेते हैं तो आपका यही पीएफ में अमाउंट रहने वाला है फंड में और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, और अगर आप हायर पेंशन के लिए नहीं जाते हैं तो अमाउंट ज़रूर 28 लाख रहेगा। तो अब जो नेट अमाउंट टू बी डाइवर्टेड टू ईपीएस फ्रॉम ईपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के वो कितना है, करीबन आप इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो 18,56,017 रुपीज़ ये मोटा मोटी तौर पर आपके ईपीएस फंड में डाइवर्ट होगा आपके पीएफ फंड से। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इंडिकेटेड फॉर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी पेड, यानी कि इस पे जो आपका ट्रांसफ़र हुआ इस पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो भी डाइवर्ट होगा, वो पीएफ डिपार्टमेंट करेगा। तो ये मोटा मोटी तौर पर यहाँ पर इस तरह से आपका ईपीएस में जो है फंड ट्रांसफ़र होगा अगर आप चाहते हैं। तो इसको और क्लियरली समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि और क्या हमें इसमें देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब कंपेरिजन कर लेते हैं कि विच इज़ बेटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि हमें हायर पेंशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर गो फॉर हायर पेंशन अगर हम जाते हैं तो पीएफ फंड टोटल एम्प्लॉई का जो होता है वो 12%, जैसा हमें पता है ये आपका फंड आपके का ही कंट्रीब्यूशन है, वो रहेगा 31,79,000। पीएफ फंड एम्प्लॉयर जो हमने बताया बैलेंस फंड आफ्टर ट्रांसफरिंग टू ईपीएस, जो हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था, ये वाला अमाउंट ही बचेगा पीएफ फंड में अगर हम हायर पेंशन के लिए जाते हैं। तो टोटल हम इसको करेंगे तो 41,51,000 आपका पीएफ फंड में बचेगा। लेकिन जो पेंशन बनेगी आफ्टर रिटायरमेंट वो देखिए कितनी ज़्यादा बनेगी, 97,000 पर मंथ आपकी पेंशन बनने वाली है अगर आप हायर पेंशन के लिए जाते हैं तो। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि अगर हायर पेंशन के लिए नहीं जाते हैं तो आपका पीएफ फंड तो यही रहेगा 31 लाख रुपीज़, और जो पीएफ कंपनी का फंड है वो रहेगा 28 लाख। दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आता है 60 लाख रुपीज़ 7,000। यानी कि अगर आप हायर पेंशन पे नहीं जाते हैं तो आपके पास में जो पीएफ फंड है वो 60 लाख रहेगा, और हायर पेंशन पे जाते हैं तो 41 लाख रुपए ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर पे देखिए जो पेंशन बनेगी वो 5,015 रुपये ही बनेगी। ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा
डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस लगाओगे तो 18,56,000 ही आपका पीएफ फंड से ईपीएस में जाएगा, लेकिन जो आपकी रिटायरमेंट के बाद में जो एवरेज आपकी मंथली पेंशन बनेगी वो 91,985 का डिफरेंस होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब। यहाँ पर देखिए, अगर आप इस अमाउंट को, जो आपका डिफरेंस अमाउंट आप ईपीएस में ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो भी अगर आप इसको रिटर्न आप कैलकुलेट करना चाहें, अगर आप 10% से भी किसी भी स्कीम में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो या बॉन्ड हो, कहीं भी अगर आप, मैं मोटा ले रहा हूँ, 10% से भी अगर आप उस समय कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपको मंथली जो रिटर्न मिलेगा वो 15,467 रुपये ही होगा पर मंथ, जो कि इस अमाउंट से बहुत ज़्यादा कम है। देखिए दोस्तों, आप खुद कंपेयर करके देख लीजिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसका। तो इसके हिसाब से तो हायर पेंशन में जाना बेनिफिशियल लग रहा है। इसको चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं केवल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को ही कैलकुलेट करता हूँ, कंपेयर करता हूँ कौन सा बेटर रहेगा, तो देखिए हायर सैलरी पेंशन में जो बैलेंस फंड है वो 9,72,000 है, जैसे हमने। अब इसको अगर केवल इसी को आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो छोड़ दीजिए, वो आपने कैसे भी एडजस्ट किया होगा, इसको भी अगर आप 10% से कहीं इन्वेस्ट करते हैं उस समय, तो आपका जो रिटर्न है वो 8,110 बनेगा, लेकिन जो मंथली पेंशन है वो 97,000 बनेगी। टोटल जो इनफ्लो होगा उस समय 1,05,000 होगा। और अगर आप हायर पेंशन पे नहीं जाते हैं, तो पीएफ फंड आपका जो ये 28,28,000 बच रहा है, उसको भी अगर आप 10% से कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 23,570 रुपीज़, और जो पेंशन बनेगी 5,000। टोटल आप इसको करेंगे तो 28,585। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है बहुत बड़ा है, यानी उस समय आप 76,518 रुपीज़ डिफरेंशियल अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन ये एक बार ईपीएस में जाने के बाद में आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप ये मान के चलिए, जब भी आप पीएफ से एडवांस भी लेते हैं तो मोटा मोटी आप अपने कंट्रीब्यूशन से ही लेते हैं। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से आप वन टाइम जो कंस्ट्रक्शन हाउस उसी के ऊपर ले सकते हैं, आप बार बार वापस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से एडवांस नहीं ले सकते। तो आप ये इसको भी आप निकाल नहीं सकते। आप मोटा मोटी आप देखोगे एडवांस जब लेते हैं तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन से ही निकलता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से तो केवल एक ऑप्शन होता है जो कंस्ट्रक्शन हाउस है, तभी आप निकाल पाते हैं, वो भी वन टाइम होता है। तो अगर आप इस कंपैरिजन से देखें तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप हायर पेंशन पे जाता है एक एम्प्लॉई, तो उसको भविष्य में बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके कैलकुलेशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिफर करने वाला है, आप अपने इस एग्जांपल के थ्रू आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि मुझे हायर पेंशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मुझे जो लग रहा है इस स्कीम के और इस डिसीजन के बाद में पेंशन मेंबर्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है हायर पेंशन को लेकर। अगर वो हायर पेंशन में जाते हैं तो ज़रूर से उनका कुछ अमाउंट डाइवर्ट होगा ईपीएस में, और पुराना भी डाइवर्ट होगा, वो एक कैलकुलेशन का पार्ट है जो पीएफ और कंपनी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो हायर पेंशन के ऑप्शन में जाना बेनिफिशियल लग रहा है। तो आई होप दोस्तों इस कंपैरिजन से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें हायर पेंशन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या हमें कंटिन्यू करना चाहिए अपनी पुरानी जो ओल्ड स्कीम चली आ रही है उसी पर। तो ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।